भाग 31। पार्थ ने कहा, कुछ तो चल रहा है जिसका पता किसी को नहीं है, लेकिन अब मैं आ गया हूं ना, तो पता लगा कर ही रहूंगा। थोड़ी देर बाद निशा अपना चेहरा साफ करके लड़की वालों के एरिया में थी। वहां राइमा को हल्दी लगाई जा रही थी। तभी वहां खड़ी आशा उससे बोली, अरे निशा बेटे, तुम भी लगा दो राइमा को हल्दी। सिद्धि जी बोली, हाँ बेटा आओ लगा लो, वैसे भी तो तुम्हारे और रीमू के बीच दोस्ती है। निशा सिर हिलाकर आगे बढ़ती है और राइमा को हल्दी लगाकर बोलती है, मुबारक हो, बाबा जी से अरदास करूंगी कि तुम्हें खुशियां मिले। राइमा बस मुस्कुरा दी। तभी वहां खड़ी एक औरत बोली, दुल्हन से ज्यादा तो इस लड़की निशा के चेहरे पर चमक है। बाकी औरतों ने भी सहमति जताई, क्योंकि निशा के चेहरे पर हल्दी का रंग चढ़ चुका था। उसका चेहरा काफी ग्लो कर रहा था। निशा बिना कुछ कहे वहां से चली गई। कुछ देर बाद हल्दी की रस्म निपट गई। सभी लड़की वालों के एरिया के हॉल से चले गए। शिखा वापस अपने कमरे की तरफ जा रही थी कि किसी ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया, जिससे वो सीधा एक कमरे में चली गई। कमरे में अंधेरा था। शिखा ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, कौन है? ओए, तेनू पता नहीं कि मैं कौन हूँ? शिखा मेहरा, मेरे पापा जी हवलदार। तभी वहां एक आवाज गूंजी, इतना घमंड इंस्पेक्टर के बच्चे ना करे जितना तुम हवलदार की बेटी बनकर कर रही हो। शिखा ने आवाज को पहचानने की कोशिश करते हुए कहा, कुणाल, ये तुम ही हो ना? कुणाल ने उसे कमर से अपनी तरफ खींचते हुए कहा, जी हाँ मैडम। शिखा ने नाराजगी भरे स्वर से कहा, ये क्या हरकत थी कुणाल? कुणाल ने कहा, क्या हरकत? ऐसे कौन खींचता है? कुणाल ने कहा, वो असल में मुझे तुम्हें हल्दी लगानी थी, तो इसीलिए ऐसे खींचा। इतना कहकर उसने अपना दूसरा हाथ उसके गाल पर फेर दिया। ये महसूस करते ही शिखा की आंखें बंद हो गई। शिखा को हल्दी लगाकर कुणाल वहां से भाग गया। शिखा को जब ये महसूस हुआ तो वो भी वहां से भाग गई। उधर शाम 5 बजे अभिमन्यु अपने कमरे की बालकनी में बैठा नीचे निशा को लैपटॉप पर काम करते हुए देख रहा था। निशा इस वक्त काफी क्यूट लग रही थी। उसके होठों के बीच पेन थी। बालों का हल्का सा जूड़ा किया हुआ था, जिसमें से कुछ लटें बाहर निकलकर उसके चेहरे को चूम रही थी। अभिमन्यु निशा को निहारने में इतना खोया हुआ था कि उसे पता ही नहीं चला कि कब कुणाल आकर उसके पास बैठ गया और उसे पुकार रहा है। आखिर में कुणाल ने उसे उसके कंधे से झकझोरा तो अभिमन्यु होश में आया। कुणाल ने कहा, ख्वाबों से बाहर आइए अभिमन्यु मित्तल, अभी शादी हुई नहीं तो ये हाल है। जाने शादी होने के बाद क्या होगा। आप तो अभी से प्यार के आगे यार को भूल गए। अभिमन्यु ने नजरें चुराते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं कुणाल। कुणाल ने उसे ऐसे देखकर कहा, जिस इंसान ने आज तक अपने बाप से नजरें नीची करके बात नहीं की, आज वो अपने दोस्त से नजरें चुरा रहा है। बात रास नहीं आई। अभिमन्यु ने चिढ़कर कहा, कुणाल। कुणाल ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा, वैसे तुझे एक बात बतानी थी। अभिमन्यु ने निशा पर अपनी निगाहें टिकाकर कहा, तो बता। कुणाल ने कहा, पार्थ ने बात की थी मुझसे। ये सुनते ही अभिमन्यु की नजरें निशा से हटकर कुणाल पर टिक गई। कुणाल ने फिर उसे सब बताया। सब सुनकर अभिमन्यु ने गुस्से भरे लहजे में कहा, पता नहीं क्यों हर बार इसे मेरे मामलों में टांग अड़ानी होती है, लेकिन इस बार नहीं। इस बार मैं उसे ऐसा कुछ नहीं करने दूंगा, कुछ भी बिगाड़ने नहीं दूंगा। कुणाल ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, मैं तेरे साथ हूं। अभिमन्यु ने सिर हिला दिया। फिर उसने निशा पर नजरें टिकाकर मन ही मन खुद से कहा, एक बारी हम दोनों की शादी हो जाए, फिर देखता हूं इस पार्थ सिंह ओबरॉय को। इधर शाम 7 बजे अभिमन्यु गार्डन में फोन पर अपनी असिस्टेंट से बात कर रहा था। बात करके जैसे ही वो पलटा, उसे अपने सामने पार्थ मिला। पार्थ को देख वो भावहीन चेहरे के साथ बोला, क्या चाहिए? पार्थ ने कहा, ये तो मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि तुम्हें क्या चाहिए। अभिमन्यु ने असमंजस में कहा, क्या कहना चाहते हो? पार्थ ने कहा, शादी राइमा से हो रही है और नजदीकियां निशा सूद के साथ बढ़ रही है। चाहते क्या हो? ऐसे तो नहीं थे तुम मिस्टर अभिमन्यु मित्तल। अभिमन्यु ने उसे घूरते हुए कहा, तुम भी ऐसे नहीं थे मिस्टर पार्थ सिंह ओबरॉय, दूसरों की जिंदगी में दखलंदाजी करने वाले। पार्थ ने कहा, देखो अभिमन्यु, मैं नहीं जानता कि तुम क्या करना चाहते हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से मित्तल खानदान की इज्जत तार तार हो जाए। अभिमन्यु ने उसे घूरते हुए कहा, जो भी होगा सिर्फ तुम्हारी वजह से होगा मिस्टर पार्थ सिंह ओबरॉय। और हाँ प्लीज, मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मत करो। वैसे भी शादी अटेंड करने आए हो,
वो करो और फिर जाओ वापस अमेरिका। इतना कहकर अभिमन्यु वहां से चला गया। पार्थ ने मन ही मन कहा, अभी मैं कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं चाहता। उस दिन जो हुआ वो कैसे हुआ और क्यों हुआ मैं तुम्हें नहीं बता सकता। कुछ देर बाद सभी ने डिनर कर लिया और अपने अपने कमरों में चले गए। निशा अपने कमरे में आकर लेट गई और उसने जैसे ही अपने आंखें बंद की, उसकी आंखों के सामने सुबह वाला सीन आ गया जब अभिमन्यु ने उसे हल्दी लगाई थी। निशा ने झट से अपनी आंखें खोली और खुद से मन ही मन कहा, ये क्या हो रहा है? उनके नजदीक आने से मेरी धड़कनें क्यों बढ़ जाती है? ऐसा क्यों लगता है कि सांस ही रुक गई? क्यों जब भी वो मेरे करीब होते हैं तो उनसे दूर जाने का जी नहीं करता? क्यों क्यों वो मुझे औरों से अलग लगते हैं? क्यों? कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि एफएम। भाग 32। निशा ने झट से अपनी आंखें खोली और खुद से मन ही मन कहा, ये क्या हो रहा है? उनके नजदीक आने से मेरी धड़कनें क्यों बढ़ जाती है? ऐसा क्यों लगता है कि सांसें रुक गई है? क्यों जब भी वो मेरे करीब होते हैं तो उनसे दूर जाने का जी नहीं करता? क्यों वो मुझे औरों से अलग लगते हैं? क्यों? कुछ देर बाद निशा सो गई। अगली सुबह हॉल में मेहंदी की रस्म की तैयारियां चल रही थी। निशा सभी को इंस्ट्रक्शन दे रही थी। उसने शिखा को लड़की वालों के एरिया में भेजा हुआ था। इधर अभिमन्यु अपने कमरे में फोन पर किसी से बात कर रहा था। तभी कमरे में सुहानी जी आई। सुहानी जी को देख अभिमन्यु ने फोन काट दिया। अभिमन्यु ने सुहानी जी के चेहरे पर परेशानी भांप ली और कहा, क्या हुआ माँ, सब ठीक तो है? सुहानी जी ने कहा, तुम्हारे पापा तुमसे खफा है। तुमने ढंग से ओबेरॉय परिवार से बात तक नहीं की अभी। पता है मुझे कितना सुनना पड़ा? अभिमन्यु कुछ नहीं बोला। वो ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ खड़ा था। उसके ब्लैंक एक्सप्रेशन देख सुहानी जी ने सिर हिला दिया और फिर बात बदलते हुए, मेहंदी का क्या सोचा है? अभिमन्यु फिर उन्हें सारा प्लान बता देता है। सुहानी जी ने कहा, अभी मुझे काफी डर लग रहा है। अभिमन्यु ने असमंजस में कहा, किस बात का? सुहानी जी ने कहा, अगर अनीश जी ने या माँ ने या पापा ने निशा को एक्सेप्ट नहीं किया तो? अभिमन्यु ने कहा, उन्हें करना होगा वरना मैं घर छोड़ दूंगा। सुहानी जी बिना कुछ कहे चली गई। अभिमन्यु भी फिर बाहर आ गया। वो हॉल में आरव से बात कर रहा था, लेकिन उसकी नजरें निशा पर थी। निशा आज बहुत प्यारी लग रही थी। उसने येलो कमीज के साथ ब्लू सलवार पहनी हुई थी। दुपट्टे को उसने गले से चिपकाया हुआ था। बालों की उसने चोटी की हुई थी। अभिमन्यु ने फिर आरव को किसी काम से भेज दिया। अभिमन्यु जाकर निशा के पीछे खड़ा हो गया। निशा किसी टीम मेंबर से बात कर रही थी। जैसे ही टीम मेंबर की नजर निशा के पीछे खड़े अभिमन्यु पर पड़ी, अभिमन्यु ने उसे वहां से जाने का इशारा किया, जिससे वो चला गया। ये देख निशा पीछे मुड़ी तो अभिमन्यु को अचानक ऐसे देख वो लड़खड़ाने लगी, लेकिन अभिमन्यु ने उसे कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। निशा के हाथ सीधा उसके सीने पर पड़े। दोनों की धड़कनें बेतहाशा तेज चल रही थी। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में खो चुके थे। लेकिन तभी टीम मेंबर्स की आवाज से दोनों होश में आए। अभिमन्यु ने उसे अपनी पकड़ से आजाद किया। निशा उससे थोड़ी दूरी बनाकर खड़ी हो गई। फिर अभिमन्यु ने कहा, कहां तक पहुंची तैयारियां? निशा ने कहा, ज्यादातर सब हो ही गया है मिस्टर मित्तल। अभिमन्यु ने सिर हिला दिया। फिर वो बोला, वैसे मिस सूद, आपने तो कहा था कि मेहंदी हल्दी की रात ही होगी। निशा ने कहा, वो असल में आरुषि ने कहा कि उसके कुछ फ्रेंड्स अभी आए नहीं हैं, और फिर मिसेस मित्तल ने भी कहा कि मेहंदी और संगीत कल एक साथ रख लेंगे। अभिमन्यु ने सिर हिला दिया। फिर निशा ने कहा, और कुछ पूछना है आपको? अभिमन्यु ने ना में सिर हिला दिया तो निशा वहां से चली गई। वहीं उन दोनों को बात करता देख दूर से पार्थ देख रहा था। पार्थ सीधा उस तरफ चला गया जिस तरफ निशा गई थी। निशा लड़की वालों के एरिया में गई थी। वो वहां भी सारी तैयारियां देख रही थी कि पार्थ आ गया और बोला, काफी तेज हो, शादी करवाने के साथ करने का भी बिजनेस तो नहीं तुम्हारा? निशा ने असमंजस में कहा, आप कहना क्या चाहते हैं? पार्थ ने कहा, अभिमन्यु का पीछा छोड़ दो। तुम नहीं जानती, लेकिन तुम्हारी इस हरकत के कारण मित्तल परिवार और सहगल परिवार की इज्जत दांव पर लग सकती है। निशा ने कहा, मिस्टर ओबेरॉय, अपनी जुबान और सोच पर ठहराव रखिए। मिस्टर मित्तल और मेरे बीच वैसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। पार्थ ने कहा,
मैं तुम जैसी मिडिल क्लास लड़कियों को अच्छे से जानता हूँ। तुम्हें बस अमीर लड़कों को फंसाकर उनसे पैसे और उनकी जायदाद हड़पना आता है। उसकी बात सुन निशा ने गुस्से से कहा, क्या जानते हैं आप हम मिडिल क्लास लड़कियों के बारे में? हाँ, अरे जो स्ट्रगल हमें करना पड़ता है ना अपनी पहचान अपने दम पर बनाने के लिए, वो आप नहीं समझ सकते। न जाने आप जैसे कितने ही मर्द हमें मिलते हैं और हमारा रास्ता काटते हैं। अभी आपने ही कहा ना कि हम अमीर लड़कों को फंसाकर उनकी जायदाद और पैसा पा लेती है, तो होंगी वो लड़कियां, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। मुझे मेरे पापा ने खुद के दम पर कुछ कर जाने की हिम्मत दी है। हम लोग आपकी तरह अमीर बाप के पैसों पर राज नहीं कर रहे, बल्कि हम वो पैसा खुद बना रहे हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, और अगर नहीं समझे तो भाई हम कुछ नहीं कर सकते। और हाँ, एक बात, ऐसे किसी भी लड़की के कैरेक्टर पर उंगली उठाने से पहले ये जरूर सोच लेना कि अगर उसकी जगह तुम्हारी अपनी बहन होती तो क्या होता। इतना बोल निशा वहां से चली गई। निशा के जाने के बाद पार्थ ने मन ही मन कहा, मुझे नहीं लगता कि ये लड़की वैसी लड़की है, जरूर कुछ और ही गड़बड़ है। वो भी वहां से चला गया। वहीं उन दोनों की बातें वहां पर पिलर के पीछे खड़ी शिखा ने सुन ली। उसे पार्थ पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में बड़बड़ाते हुए चले जा रही थी कि वो कुणाल से टकरा गई। जब कुणाल ने उसे ऐसे बड़बड़ाते देखा तो उसने उसकी बाजू पकड़ते हुए कहा, क्या हुआ, कहाँ का गुस्सा है ये? शिखा ने गुस्से से कहा, वो पार्थ सिंह ओबरॉय खुद को समझता क्या है? पार्थ का नाम सुन कुणाल की आंखें बड़ी हो गई। कुणाल शिखा को एक कोने में ले गया और बोला, क्या किया उस पार्थ ने? शिखा ने कहा, किया तो कुछ नहीं, लेकिन कह बहुत कुछ रहा था। फिर शिखा ने उसे वो सब बताया जो उसने सुना। सब कुछ सुनकर कुणाल को भी बहुत गुस्सा आया। शिखा ने फिर कुणाल से कहा, देखो कुणाल, वो तुम्हारा गेस्ट है तो उसे समझा दो, वरना अगर हम अपने तरीके से समझाने लगे ना तो हमें मत कहना। इतना बोल वो वहां से चली गई। कुणाल सीधा अभिमन्यु के पास गया और उसने उसे सब बताया। कहानी आखिर अब क्या मोड़ लेगी, जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 33। शिखा ने फिर कुणाल से कहा, देखो कुणाल, वो तुम्हारा गेस्ट है तो उसे समझा दो, वरना अगर हम अपने तरीके से समझाने लगे ना तो हमें मत कहना। इतना बोल वो वहां से चली गई। कुणाल सीधा अभिमन्यु के पास गया और उसने सब बताया। अभिमन्यु सब सुनकर गुस्से में बौखला गया। उसे पार्थ पर इतना गुस्सा आ रहा था कि अगर वो उसके सामने होता तो अभी तक मौत के घाट उतार चुका होता। अभिमन्यु बिना कुछ कहे अपने कमरे से बाहर निकल गया। वो पूरे रिजॉर्ट में पार्थ को तलाशने लगा, लेकिन उसे कहीं नहीं मिला। अंत में उसे वो गार्डन में सभी के साथ बैठा मिला। पार्थ को देखते ही उसका गुस्सा और बढ़ गया। निशा भी वहां मौजूद थी। अभिमन्यु ने जाकर पार्थ का कॉलर पकड़ लिया और सीधा एक पंच उसके मुंह पर मार दिया। ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि पार्थ को 1 मिनट के लिए लगा कि उसके साथ क्या हो रहा है। वहीं बाकी सब हैरानी से अभिमन्यु को देख रहे थे। अनीश जी गुस्से से बोले, अभी ये क्या हरकत है? अभिमन्यु ने अनीश जी को नजरअंदाज किया और एक मुक्का चढ़ दिया। पार्थ सीधा टेबल पर गिरा। पार्थ असमंजस में अभिमन्यु को देख रहा था। वहीं निशा अभिमन्यु का रौद्र रूप देखकर डर गई थी। तभी वहां कुणाल और शिखा भी आ गए। वो दोनों भी ये स्थिति देख हैरान थे। कुणाल अभिमन्यु के गुस्से को अच्छे से जानता था। वो काफी परेशान हो गया। सुहानी जी ने जैसे ही अभिमन्यु को रोकने की कोशिश की, अभिमन्यु ने उन्हें हाथ दिखाकर रोक कर रखा और कहा, आज कोई बीच में नहीं आएगा। फिर पार्थ की तरफ मुंह करके, तू जिसे औकात दिखाने की कोशिश कर रहा था ना पार्थ सिंह ओबरॉय, उसकी औकात तेरे से कहीं ज्यादा बड़ी है। तुझे नहीं पता, लेकिन तुझे अब काफी ज्यादा पछताना पड़ेगा अपने शब्दों पर। ये सुनकर निशा, पार्थ और शिखा समझ गए, लेकिन बाकी सब असमंजस में थे। जहां शिखा खुश थी, वहीं निशा परेशान। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से ये सब हो। वहीं पार्थ को ये समझ नहीं आ रहा था कि अभिमन्यु निशा के लिए इतना प्रोटेक्टिव क्यों हो रहा है। अभिमन्यु अपनी बात खत्म करके जैसे ही उसे वापस मुक्का मारने लगा, इस बारी पार्थ ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने उसके हाथ से ही उसे पुश किया, जिससे अभिमन्यु कुछ कदम पीछे हो गया। पार्थ ने अपने होठों से निकलते खून को साफ करते हुए कहा, तुम्हें क्यों परेशानी हो रही है मेरे ऐसा कुछ कहने से? तुम तो इन जैसे मिडिल क्लास लोगों को मुंह तक नहीं लगते, और आज उसके लिए इतनी केयर क्यों? कहीं उसने तुम्हारा बिस्तर? इससे पहले कि पार्थ अपनी बात पूरी खत्म करता, उसके गाल पर एक थप्पड़ पड़ गया। ये देख सब हैरानी से थप्पड़ मारने वाली यानी कि निशा को देख रहे थे। निशा की आंखें अंगारे बरसा रही थी।
निशा ने उसकी तरफ उंगली पॉइंट करते हुए कहा, एक बार में कहीं बातें पल्ले नहीं पड़ती है तुम्हारी। मिस्टर पार्थ सिंह ओबरॉय, होगे तुम कहीं के बहुत बड़े बिजनेसमैन, लेकिन तुम्हें किसी ने यह अधिकार नहीं दिया कि तुम किसी भी लड़की के बारे में कुछ भी बकते जाओ। अगर अगली बार ऐसा कुछ कहने की तुमने हिम्मत भी की तो तुम याद रखोगे कि निशा सूद इतनी भी शांत लड़की नहीं है जितनी दिखती है। अगर मैं चाहूं तो कभी भी वायलेंट हो सकती हूँ। इतना बोल निशा ने पीछे मुड़कर अभिमन्यु का हाथ पकड़ा और उसे वहां से ले गई, क्योंकि वो नहीं चाहती अब उसकी वजह से कोई और तमाशा हो। वहीं बाकी सब असमंजस में खड़े पार्थ को देख रहे थे। रविंद्र जी ने कहा, पार्थ, ये सब क्या था? पार्थ ने नजरें चुराते हुए कहा, डैड वो। पार्थ इसके आगे कुछ नहीं बोल पाया तो शिखा बोली, अंकल हम बताते हैं। इतना बोल शिखा ने उन्हें सब बताया। सब सुनकर सभी गुस्से से पार्थ को घूर रहे थे और पार्थ सिर झुकाकर खड़ा था। शिखा ने कहा, अंकल हम भी इंसान हैं, हमारी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। फिर पार्थ से, एंड मिस्टर ओबरॉय, अगर आज नी की जगह आपकी बहन होती और आपकी जगह अभिमन्यु, तब आप क्या करते? ये सुनकर पार्थ ने अपनी आंखें बंद कर ली। आशा जी ने आगे बढ़कर पार्थ को जोर का एक थप्पड़ मारा। आशा जी ने कहा, शुक्र है कि वो मर गई, वरना आज ये देखकर वो वैसे भी मर जाती। ये सुनकर मित्तल परिवार और ओबरॉय परिवार की आंखों में आंसू आ गए। दूसरी तरफ निशा अभिमन्यु को अपने साथ पूल साइड लेकर आई थी, जहां कोई भी नहीं था। निशा ने बिना उसकी तरफ देखते हुए कहा, ये क्या था मिस्टर मित्तल? अभिमन्यु ने उसकी तरफ देखकर अनजान बनते हुए कहा, क्या? निशा ने चिढ़कर कहा, वही जो आपने अंदर किया। अभिमन्यु ने कहा, क्या किया? निशा ने उसकी तरफ जैसे ही नजर उठाई, उसकी नजर झुक गई, क्योंकि अभिमन्यु उसे कशिश भरी नजरों से देख रहा था। उसकी आंखों में वो एक खिंचाव महसूस कर रही थी। निशा की झुकी नजरें देख अभिमन्यु के होठों पर एक दिलकश मुस्कान आ गई। तभी एक हवा का झोंका आया और छोटी में से कुछ लटें निकलकर निशा के गाल को चूमने लगी। निशा इस वक्त दुनिया की सबसे हसीन लड़की लग रही थी। उसे ऐसे देख अभिमन्यु की धड़कनें बढ़ गई। खुद ब खुद उसका हाथ उन लटों की तरफ बढ़ गया। उसने लटों को उसके कान के पीछे कर दिया। निशा उसकी छुअन से सिहर उठी। उसने नजर उठाकर जैसे ही अभिमन्यु की तरफ देखा, वो उसकी आंखों में डूब गई। अभिमन्यु भी निशा की आंखों में देख सब कुछ भूल गया। धीरे धीरे दोनों करीब आ गए। अब उन दोनों की बॉडी के बीच बहुत ही कम फासला था। निशा ने अब अपनी आंखें बंद कर ली और अभिमन्यु के होठों की तरफ बढ़ गई। अभिमन्यु ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। वो भी निशा के होठों की तरफ झुकने लगा। दोनों इस वक्त बेहद नजदीक थे। दोनों के बीच इतना कम फासला था कि हवा भी उनके बीच से नहीं निकल सकती थी। दोनों को ही एक दूसरे की सांसों की गर्माहट अपने अपने चेहरे पर साफ महसूस हो रही थी, जिससे दोनों ही इस लम्हे में खो रहे थे और मदहोश हो रहे थे। अभिमन्यु ने अब ज्यादा देर ना करते हुए एक हाथ निशा की कमर पर डालते हुए और एक हाथ से उसका चेहरा थामते हुए उसे अपनी तरफ खींच लिया, जिससे दोनों के ही होठ मिल गए। निशा ने भी अपनी बाहें उसके गले में डाल दी। अभिमन्यु बहुत ही पैशनेटली किस कर रहा था। निशा भी उसका पूरा साथ दे रही थी। दोनों ही एक दूसरे को छोड़ने को राजी ही नहीं थे। दोनों सब कुछ भूलकर इस लम्हे को महसूस कर रहे थे। अभिमन्यु की पकड़ निशा पर कसती जा रही थी और निशा की पकड़ अभिमन्यु पर। अभिमन्यु और निशा का एक दूसरे से कंट्रोल खोते जा रहा था। जब दोनों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो अभिमन्यु उसके होठों से फिसलकर उसके गले की तरफ बढ़ गया। उसके गले पर बेतहाशा चूमने लगा। अभिमन्यु ने फिर से अपने होठ उसके होठों पर रख दिए। अब अभिमन्यु के हाथ निशा की पीठ पर चले गए और जैसे ही वो उसकी सूट की डोरी खोलने लगा, अभिमन्यु का फोन बजने लगा। इससे दोनों होश में आए और झट से अलग हो गए। अभिमन्यु ने फोन निकाला और देखा कि कुणाल का फोन है। वहीं निशा होश में आते ही वहां से भाग गई। अभिमन्यु ने फोन उठाया। कुणाल, कहाँ मर गया है तू? जल्दी आ, मेहंदी है तेरी। अभिमन्यु ने बस हूं कहकर फोन कट कर दिया। उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसने अपने बालों में हाथ घुमाया और गुस्से से खुद से कहा, मैंने अपना कंट्रोल कैसे खो दिया? अगर कुणाल मुझे कॉल नहीं करता तो मैं नो नेवर, आई कांट डू दिस। मुझे मैं सुध से माफी मांगनी चाहिए, लेकिन इस वक्त सही नहीं होगा। मैं रात को संगीत के बाद माफी मांगता हूँ। वो फिर अपने कमरे में चला गया। वहीं निशा अपने कमरे में थी। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने खुद से कहा,
मैंने उन्हें कैसे किस कर लिया? हाउ? वो इंगेज्ड है और मैंने, कहीं मैंने उनसे, नहीं, नो, नेवर, ऐसा नहीं हो सकता। मैं मिस्टर मित्तल से प्यार नहीं, वो किसी और की अमानत है। निशा तो उनकी शादी अरेंज कर रही है, तू ये नहीं कर सकती। वो रायमा के है। ऐसे सपने मत देख निशा जो कभी पूरे नहीं हो सकते। आज से, अभी से खुद से मैं वादा करती हूँ कि अब मैं उनके आसपास भी नहीं जाऊंगी। इतना बोल वो उठी। उसने अपना मुंह धोया और बाहर चली गई। उसके चेहरे के भावों को देख कोई भी नहीं कह सकता था कि कुछ हुआ हो। वो सारी अरेंजमेंट्स देखने लगी। तभी उसके पास आशा जी आ गई। आशा जी को देख वो आदर से बोली, यस मैम। आशा जी एक पल उसे देखती रह गई। आशा जी को निशा से एक खिंचाव महसूस हो रहा था, एक अपनापन महसूस हो रहा था। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रख दिया। उनका स्पर्श महसूस करते ही निशा की आंखें बंद हो गई। निशा को भी काफी अपनापन महसूस हो रहा था। आशा जी ने कहा, बेटा, मैं अपनी बेटी की तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ। बेटा, आई डोंट नो कि उसने ऐसा कैसे कह दिया। बेटा प्लीज माफ कर दो। इतना बोलकर आशा जी ने हाथ जोड़ लिए। निशा ने झट से उनके हाथ पकड़ लिए। निशा ने कहा, बड़ों के हाथ आशीर्वाद देने के लिए उठने चाहिए मैम, एंड आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। इट्स ओके। आशा जी ने कहा, आई नो बेटा, इट्स नॉट ओके। आफ्टर ऑल इट वॉज अबाउट योर सेल्फ रिस्पेक्ट। बेटा पार्थ ऐसा नहीं है। आई डोंट नो कैसे वो, आई एम सॉरी। निशा ने कहा, मैंने कहा ना मैम, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आशा जी बस मुस्कुरा दी। आशा जी फिर बोली, मैम मत बोलो मुझे तुम आंटी कहो। निशा ने कहा, ओके आंटी। आशा जी ने फिर कहा, वैसे तुम्हारे परिवार में कौन कौन है और तुम मुंबई से ही हो? निशा ने कहा, मेरे परिवार में मम्मा, पापा और एक छोटी बहन है और मैं संगरूर से हूँ। प्रमोशन और ट्रांसफर के चलते मुंबई आ गई। आशा जी ने कहा, प्रमोशन और ट्रांसफर के लिए बधाई। निशा बस मुस्कुरा दी। फिर निशा बोली, आंटी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, अभी सारी अरेंजमेंट्स देख लूं। आशा जी ने सिर हिला दिया। निशा चली गई। वही उन्हें बात करते दूर खड़े रविंद्र जी देख रहे थे। वो अपनी बीवी के पास आए और बोले, क्या बात है आशा, आज आप काफी खुश लग रही हैं। आशा जी ने कहा, जस्ट बिकॉज ऑफ निशा। रवि, उसकी आंखें ना बिल्कुल रजनी दीदी जैसी है और उसके बात करने का स्टाइल काफी हद तक आपसे मिलता है। रविंद्र जी इस पर कुछ नहीं बोले। फिर वो दोनों भी तैयार होने के लिए चले गए। कुछ ही देर में मेहंदी की रस्म शुरू हो गई। आखिर कहानी में आगे क्या होगा, जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 34। आशा जी ने कहा, जस्ट बिकॉज ऑफ निशा। रवि, उसकी आंखें ना बिल्कुल रजनी दीदी जैसी है और उसके बात करने का स्टाइल काफी हद तक आपसे मिलता है। रविंद्र जी इस पर कुछ नहीं बोले। फिर वो दोनों भी तैयार होने के लिए चले गए। कुछ ही देर में मेहंदी की रस्म शुरू हो गई। निशा लड़की वालों के एरिया में थी और शिखा लड़के वालों के एरिया में। निशा ने ग्रीन शॉर्ट कुर्ती के साथ ग्रीन गरारा पहना था। कुर्ती की सिर्फ स्ट्रिप्स थी और पीछे से काफी डीप था। उसने अपने दुपट्टे को गले से चिपकाया हुआ था। बालों का उसने आगे से हेयर स्टाइल करा के पीछे से खुले ही छोड़ दिए थे। आज वो बहुत प्यारी लग रही थी। रायमा ने डीप गले का ग्रीन कलर का ब्लाउज पहना था और हैवी एम्ब्रॉयडरी वाला लहंगा पहना था। पहले रायमा को मेहंदी लगनी थी और फिर अभिमन्यु को। कुछ देर में सुहानी जी मेहंदी लेकर आ गई। निशा रायमा के पास ही बैठी थी। सुहानी जी ने कोन में मेहंदी भरी और फिर जैसे ही रायमा के हाथ पर लगाने लगी, मेहंदी लगी नहीं। ये उन्होंने जानबूझकर किया था। वो दबाई ही नहीं रही थी, जिससे मेहंदी निकल नहीं रही थी। ये देखकर सुहानी जी बोली, मेहंदी तो निकल ही नहीं रही। सुहानी जी ने फिर 2-4 बार मेहंदी निकालने का नाटक किया, लेकिन नहीं निकली। तभी रायमा बोली, सासू मॉम, आप पहले किसी और के हाथ पर निकालने की कोशिश करिए, ऐसे मेरे हाथ खराब हो जाएंगे और फिर मेहंदी अच्छे से नहीं लगी तो। सुहानी जी ये सुन मन ही मन मुस्कुरा दी, लेकिन तभी सिद्धि जी बोली, अरे लेकिन पहली मेहंदी तो दुल्हन को ही लगती है, ऐसे किसी और को मेहंदी लगाना अशुभ है। सुहानी जी मन ही मन बोली, लेकिन हमारे लिए तो शुभ ही है। रायमा ने सिद्धि जी से कहा, कम ऑन मॉम, सासू मॉम, आप एक काम करिए, आप पहले। लड़कियों पर नजर घुमाते हुए उसकी नजर फिर अपने बगल में बैठी निशा पर गई। आप ना पहले निशा के हाथ पर मेहंदी लगाइए, ऐसे मेरा हाथ खराब भी नहीं होगा। सिद्धि जी ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन रायमा ने कहने नहीं दिया। फिर सुहानी जी बोली,
कुछ नहीं होता सिद्धि, अगर रायमा ये नहीं चाहती, और वैसे भी ये शुभ अशुभ में आजकल कौन मानता है। रायमा ने मुस्कुराकर कहा, एग्जैक्टली। फिर सुहानी जी ने निशा का हाथ पकड़ लिया। निशा को ये सब बहुत अजीब लग रहा था। सुहानी जी ने जैसे ही उसके हाथ पर मेहंदी के कोण की टिप रखी, उन्होंने दबा दी और मेहंदी निकलने लगी। सुहानी जी ने निशा के हाथ पर एन लिख दिया। ए को उन्होंने एन के एंड से जोड़ दिया था। कुछ ही पलों में लाइट आ गई। सुहानी जी ने निशा के हाथ को देखा और कहा, शुक्र है मेहंदी निकल गई। फिर उन्होंने मेहंदी का शगुन रायमा के हाथों पर रखा। निशा ने एक नजर अपने हाथ पर डाली और फिर धोने चली गई, क्योंकि उसे मेहंदी लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मेहंदी लगाने से उसके हाथों पर रैशेस होने लगते हैं। निशा ने जल्दी से हाथ धोए और फिर जल्दी से उस पर रैशेस की ट्यूब लगा ली ताकि रैशेस ना हो। मेहंदी का शगुन करके सुहानी जी लड़के वालों की तरफ आ गई और वहां रस्म शुरू हो गई। अभिमन्यु मेहंदी नहीं लगवाना चाहता था। वो सुहानी जी से बोला, माँ प्लीज मुझे नहीं लगवानी। अनीश जी ने उसे घूरते हुए कहा, अभी ये शगुन होता है, आओ लगवाओ। अभिमन्यु ने चिढ़कर कहा, मैं क्या कोई लड़की हूँ जो मेहंदी लगाऊं? आरुषि ने कहा, भाई लड़की हो या नहीं वो पता नहीं, लेकिन नखरे बिल्कुल लड़कियों वाले जैसे हैं। क्यों कर रहे हो नखरे? लगवा लो ना, हम भी फिर लगवा लेंगे। अभिमन्यु ने कहा, इसके लगा दो, मुझे नहीं लगवानी। गायत्री जी सख्त आवाज में बोली। अभी गायत्री जी की आवाज सुन अभिमन्यु चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गया। ये देख सब मुस्कुरा दिए। गायत्री जी फिर बोली, सुहानी अभी की कोई भाभी तो नहीं है? नहीं तो शगुन की पहली मेहंदी वो लगा लेती। एक काम करो, तुम ही लगा लो। सुहानी जी सिर हिलाते हुए अभिमन्यु का हाथ पकड़ लेती है। अभिमन्यु लाचार नजरों से उन्हें देख रहा था। सुहानी जी मुस्कुराते हुए अभिमन्यु के हाथ पर AN जोड़कर लिख देती है, लेकिन उसके हाथ पर लिखने से ये समझना मुश्किल था कि N भी लिखा है, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे A की किसी ने एंड वाली लाइन ऊपर की तरफ खींच दी हो। जब सुहानी जी ये लिख रही थी तब अभिमन्यु की नजर हंसते हुए पार्थ पर थी, जो उसे देखकर हंस रहा था, उसे चिढ़ा रहा था। अभिमन्यु सुहानी जी को देखते हुए चिढ़कर बोला, हुआ या नहीं? सुहानी जी मासूमियत से बोली, हो गया। अभिमन्यु उठते हुए बोला, ठीक है तो मैं जा रहा हूँ हाथ धोने, इससे ज्यादा मैं नहीं लगवाने वाला। पता नहीं कैसी कैसी रस्में होती हैं। उसकी बातें सुन सब हंस दिए। अभिमन्यु की नजर जाते वक्त अपने हाथ पर पड़ी। कुछ देर वो सोच में पड़ गया कि उसकी माँ ने लिखा क्या है, लेकिन जब उसे समझ में आया उसके होठों पर एक लंबी मुस्कान आ गई। उसने मुड़कर अपनी माँ को देखा, जो आरुषि से बात कर रही थी, लेकिन नजरें उनकी अभिमन्यु पर थी। अभिमन्यु ने सुहानी जी को फ्लाइंग किस दी। तभी पार्थ वहां आ गया और बोला, सुहानी आंटी ने ऐसा क्या बना दिया हाथ पर जो किस दे रहे हो? अभी तक तो जनाब नखरे दिखा रहे थे। अभिमन्यु ने खींच कर कहा, तुमसे मतलब? अभिमन्यु वहां से जाने लगा, लेकिन तभी पार्थ बोला, अभी सच जाने की कोशिश करो। अभिमन्यु उसकी बात सुन रुक गया और उसे देखते हुए गंभीरता से बोला, सच क्या है मैं अच्छे से जानता हूं। पार्थ ने कहा, एक बारी कंफर्म करने में क्या जाता है? अभिमन्यु ने कहा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अभिमन्यु ने ये बोल जाने लगा, लेकिन तभी पार्थ ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया और कहा, नहीं अभी, तुम्हें डर है कि अगर मैं अनीश अंकल सही निकल गए तो तुम हमसे नजरें कैसे मिलाओगे। लेकिन सच मानो अभी, हम तुम्हें उस स्थिति से गुजरने नहीं देंगे। अनीश अंकल तुम्हारे पिता है, तुम्हें माफ करना उनका फर्ज है, और मैं आज भी तुम्हारा वही पुराना दोस्त हूँ जिसके लिए तुम कभी अपनी जान देने और किसी की लेने के बारे में कहते थे। अभिमन्यु ये सुन बिना कुछ कहे वहां से चला गया। क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। भाग 35। अभिमन्यु ये सुन बिना कुछ कहे वहां से चला गया। वो सीधा अपने कमरे में बाथरूम में गया। शॉवर ऑन करके वो उसके नीचे खड़ा हो गया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। इसके कानों में पार्थ की ही बातें गूंज रही थी। तभी उसे एक लड़की की आवाज आई, अभी, अभी, हाय, अभी। अभिमन्यु एकदम से चिल्ला पड़ा, सृष्टि। अभिमन्यु की सांसें फूलने लगी। उसने शॉवर बंद किया और वहीं दीवार से टेका लेकर सरकते हुए वहीं बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और कहा,
पार्थ सिंह ओबरॉय, सिर्फ तुम्हारे कारण हुआ ये सब। बट नाउ इट इज रिवेंज टाइम। उसने अपनी आंखें खोली कुछ पलों बाद। अभी तक जिस चेहरे पर दर्द था, अब उस चेहरे पर कोई भाव नहीं था, एकदम सख्त चेहरा। उसने कहा, सच क्या है मैं जानता हूं, तुम बस मुझे भटकाना चाहते हो, लेकिन मैं भटकने वालों में से नहीं हूं। पार्थ सिंह ओबरॉय, नाउ यू विल सी अभिमन्यु मित्तल्स डेविल साइड। कुछ देर बाद कपड़े बदलकर वो बाहर आ गया। कमरे से निकलते ही वो कॉरिडोर में निशा से टकरा गया। वो भी जस्ट अपने कमरे से निकली थी, जो कि अभिमन्यु के सामने वाला था। निशा गिरने ही वाली थी कि अभिमन्यु ने उसे उसकी कमर से थाम लिया। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। अभिमन्यु ने झट से उसे अपने करीब खींच लिया। निशा के हाथ सीधा अभिमन्यु के सीने पर गए। दोनों एकटक एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। दोनों ही अपने अपने होठ एक दूसरे के नजदीक लाने लगे। दोनों ने आंखें बंद कर ली। दोनों के होठों के बीच एक कागज जितना फासला था कि तभी निशा का फोन बज पड़ा। दोनों ही होश में आए। निशा ने देखा कि फोन दीक्षांत जी का है। निशा अभिमन्यु से दूर जाने लगी, लेकिन अभिमन्यु ने उसकी कमर और कसकर पकड़ ली और कहा, मुझे अधूरे काम पसंद नहीं। इतना बोल अभिमन्यु ने निशा का फोन साइलेंट पर लगाया और उसे खींचकर अपने कमरे में ले गया। कमरे में लाकर निशा को उसने दरवाजे से सटा दिया। निशा ने कहा, मिस्टर मित्तल, ये गलत है। अभिमन्यु ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कल नहीं था? ये सुनकर निशा की नजरें झुक गई। फिर उसने कहा, लेकिन इससे पहले वो अपनी बात पूरी करती, अभिमन्यु ने अपने होठ निशा के होठों पर रख दिए और उसे पैशनेटली किस करने लगा। निशा कुछ देर उससे दूर जाने की मशक्कत करने लगी, लेकिन आखिर में वो भी अभिमन्यु का साथ देने लगी। निशा को साथ देता देख अभिमन्यु की स्पीड और बढ़ गई। जब दोनों को सांसें लेने में दिक्कत होने लगी तो दोनों ने होठ अलग किए। अभिमन्यु ने अपना सिर निशा के सिर से टिका दिया। निशा ने कहा, मिस्टर मित्तल, ये गलत है। कुछ ही दिनों में आपकी और राइमा की शादी है। आप राइमा के साथ गलत कर रहे हैं। अभिमन्यु ने कहा, और अपने साथ? अभिमन्यु की बात सुन निशा उसे सवालिया नजरों से देखने लगी। अभिमन्यु ने निशा का चेहरा अपनी हथेलियों में भरकर कहा, मैं शुरू से सब कुछ दूसरों के लिए करता आया हूँ, लेकिन इस बार मैं कुछ अपने लिए भी करना चाहता हूँ। मिस सूद, आई डोंट नो कैसे, बट मैं आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ। मिस सूद, ऐसी फीलिंग कभी भी मुझे राइमा के साथ नहीं आई जो आपके साथ आती है। मिस सूद, आई थिंक आई एम फॉलिंग इन लव विथ यू। अभिमन्यु की बात सुन निशा की धड़कनें बढ़ गई। वो हैरानी से अभिमन्यु को ही देखने लगी। निशा ने अपना चेहरा फेर लिया, क्योंकि वो अभिमन्यु की नजरों की तपिश का सामना नहीं कर पा रही थी। निशा ने चेहरे फेरे हुए ही कहा, मिस्टर मित्तल, ये सब गलत है। आप अपने जज्बातों को यहीं रोक लीजिए तो बेहतर है, वरना। अभिमन्यु ने उसका चेहरा अपनी तरफ करके कहा, वरना क्या मिसूद? मिसूद, क्या आपकी धड़कनें नहीं बढ़ती मुझे देखकर? क्या मेरे आगोश में आकर आप सब भूल नहीं जाती? क्या मेरे दर्द से आपको दर्द नहीं होता? क्या मेरे साथ वक्त बिताना आपको पसंद नहीं? बताइए मिसूद, बताइए। निशा उसके सवाल सुन चुप थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उन सभी सवालों का जवाब सिर्फ एक शब्द था, हाँ। अभिमन्यु उसे ऐसे देखकर मुस्कुरा दिया। वो बोला, आपके पास सिर्फ शादी तक का वक्त है मिसूद। अगर उससे पहले आपका जवाब हाँ अगर मैं सुन लूं, तो सब कुछ आपकी सहमति से होगा, नहीं तो सब कुछ। आगे वो कुछ नहीं बोला, जिससे निशा की धड़कनें बढ़ गई। वो उसकी तरफ देखने लगी। वो एक घूंट भरकर बोली, वरना? अभिमन्यु ने अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब किया, उसकी दोनों आंखों में बारी बारी देखा और कहा, वरना सब कुछ मेरी मर्जी से होगा। फिर निशा के आगे मैं अभिमन्यु मित्तल लगाने से बिल्कुल भी हिचकिचाऊंगा नहीं। इतना बोल अभिमन्यु ने हल्के से उसके होठों को अपने होठों से छू लिया और कहा, शादी तक का वक्त है। अभिमन्यु इतना बोल चला गया। निशा उसके जाने के बाद मन ही मन बोली, क्या इन्होंने मुझे प्रपोज किया? तभी निशा का फोन फिर से बज उठा। निशा ने देखा कि दीक्षांत जी का कॉल है। उसने उठाया। निशा, सत श्री अकाल पापा जी। दीक्षांत जी, सत श्री अकाल। इतना भी क्या काम आ गया जो मेरी बच्ची ने मैंने फोन नहीं किया? निशा, सॉरी पापा जी। दीक्षांत जी, चल कोई ना। अच्छा, तुझे एक गल दसनी थी। निशा, जी कहिए पापा जी।
वो तेनू याद है अजीत, मेरे दोस्त जीत का पुत्र? जी दीक्षांत जी, वो आ रहा है मुंबई। उसकी ना नौकरी लगी है वहाँ किसी कंपनी में, उसके वहाँ रहने का देख लेगी। जी पापा जी, वो ना 1 हफ्ते बाद आ रहा है। ठीक है, चल तो आराम कर, रात को करना फोन। दीक्षांत जी ने फोन कट कर दिया। निशा ने फोन कट जाने के बाद कहा, ये मिस्टर मित्तल कम है मेरी जान लेने के लिए कि अब ये नया नमूना आ रहा है। पहले ये मिस्टर मित्तल को देखो और इनके प्यार को खत्म करूं, वरना खामखा मेरे कारण किसी की खुशियां छीन जाएगी। वो बाहर चली गई। बाहर आकर उसने देखा कि अब संगीत की तैयारियां हो रही है। उसने एक लंबी सांस ली और खुद को शांत किया। तभी इसका फोन बजा। उसने देखा कि अभिमन्यु का मैसेज है। वो आसपास नजरें घुमाने लगी, लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिला। उसने फिर मैसेज ओपन किया और पढ़ा, अपने संगीत की तैयारियां कर रही हो तो अच्छे से करना, वुड बी मिसेस निशा अभिमन्यु मित्तल। ये पढ़कर निशा की आंखें बड़ी हो गई। उसका मन कर रहा था कि वो फोन तोड़ दे। उसने खुद को शांत किया और लड़की वालों के एरिया में चली गई। आखिर क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।